A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं MCQs को हम रिवाइज कर रहे हैं. ये MCQ सेट नंबर 31 है. हम साइंस को रिवाइज करते हैं MCQs के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर. अगर आप क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद PDF. अगर आप चाहते हैं मेरी हिस्ट्री NCERT सीरीज को भी देखना तो उसका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इस सेट का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जो UPSC ने पूछा था 2015 में. तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बहुत सारे जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो रात को ब्लूम करते हैं ड्यूरिंग नाइट. क्यों ऐसा होता है? मतलब डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं उनके जो फूल खिल रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, वो रात को कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? इसके 4 आपको कारण दिए गए हैं. आपसे पूछा जा रहा है सही जवाब क्या है. पहला कारण दिया गया है कि देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल बाय लो टेम्परेचर. मतलब कि उनके जो फूल खिलना जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से कंट्रोल होता है. तो जब टेम्परेचर लोअर होता है तब वो ऐसा करते हैं. दूसरा कि वो जो सेंसिटिव होते हैं मून के वजह से, जो चांद निकलता है उसके फेजेस से जो डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं. तीसरा कि जो डेजर्ट के जो इंसेक्ट्स हैं जो भी उनकी मधुमक्खियाँ, कीड़े वीड़े जो भी होते हैं उनके इंसेक्ट्स ईट अवे फ्लावर्स ड्यूरिंग डे टाइम. तो डे टाइम पे वो खा जाते हैं सारे उनके फ्लावर्स को. चौथा कारण दिया गया है कि डेजर्ट के जो इंसेक्ट्स हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो बताइए क्या कारण इसका हो सकता है. डेजर्ट के जो इंसेक्ट्स हैं ईट अवे फ्लावर्स ड्यूरिंग डे टाइम. पहली बात तो ये गलत, क्योंकि डेजर्ट में इतनी गर्मी पड़ती है तो डे टाइम में तो इंसेक्ट कुछ भी नहीं निकलता. वहाँ पे सब शांति रहती है, सिर्फ धूल उड़ती है, हवाएं चलती हैं, ये सब होता है. तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया. डे टाइम में इंसेक्ट्स आएंगे तो मारे जाएंगे गर्मी की वजह से. दूसरा कि दे आर सेंसिटिव टू फेजेस ऑफ मून. क्या वो चांद के फेजेस की वजह से सेंसिटिव होते हैं? क्या हमने आज तक कभी पढ़ा है जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में? हमने NCERT में कितनी बार पढ़ा. तो क्या हमने कभी डिस्कस किया कि वो चांद की तरफ ज़्यादा या चांद से एनर्जी ले रहे हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स? ऐसा कुछ हमने पढ़ा कभी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. चांद से उनका नहीं है लेना देना. ये भी गलत है. पहला ऑप्शन देखिए, द ब्लूमिंग इज कंट्रोल बाय लो टेम्परेचर. जब टेम्परेचर लो होता है तब फूल खिलते हैं, ऐसा उसमें बोला है. क्या हो भी सकता है? ऐसा नहीं भी हो सकता. लेकिन आप बताइए जो मोस्ट एक्टिव रीजन क्या है. तो इसका कारण है मोस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट. क्यों ऐसा वो करते हैं? क्योंकि भाई दिन के टाइम में पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी. जो डेजर्ट की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. डे टाइम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है. जब रात होती है, जब सन चला जाता है, जब चांद निकल आता है तो उसके बाद टेम्परेचर लोअर हो जाता है. तो जब टेम्परेचर लोअर हो जाता है तब वो सारे इंसेक्ट्स अपने अपने नीचे दबे होते हैं, छुपे होते हैं, वो बाहर आते हैं. तो फिर अपना काम शुरू करते हैं. तो इसीलिए जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं नाइट में. उनका पॉलिनेशन जो होता है वो भी नाइट में ही होता है. ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी होगी तो इंसेक्ट्स वगैरह सब छुप जाएंगे. तो इसलिए ऐसा होता है. जो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट के जो कैक्टस हैं स्पीशी ऑफ ओइनोथेरा, ये रात को ही उसके फूल जो है खिल रहे हैं और पॉलिनेशन भी रात को हो रहा है. जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं. तो जीरोफाइट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. जीरोफाइट्स जो होते हैं उसकी थिक क्यूटिकल होगी, उसकी पत्तियां जो होंगी मॉडिफाइड होंगी. पत्तियां जो होंगी किसका रूप ले लेंगी? कांटों का रूप ले लेंगी. और जो उसका जो तना होता है, जो स्टेम होता है, वो ग्रीन कलर का होगा. वो पत्तियों का काम करेगा. पत्तियां जो है कांटों का काम करेंगी. वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि कोई उनको खाए ना. और जो उनके अंदर जितना पानी होता है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जेल की तरह अंदर बना के रखते हैं. जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, बहुत कॉमन है. तो जब एलोवेरा या कैक्टस देखा होगा, आप उसको तोड़ के देखेंगे कैक्टस को, तो अंदर आपको जेल लाइक मिलेगा. वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं, जो उसके जो तना है, वो सारा उसको जेल को एब्जॉर्ब करके रखता है, पानी को सोख के रखता है. किस लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है. तो ये जीरोफिटिक प्लांट्स की मॉडिफिकेशन थी. एक और मॉडिफिकेशन आपने आज पढ़ ली कि वो रात को ही ब्लूम करते हैं, कारण बहुत गर्मी होती है दिन में. ये आप देखिए रात को इसमें फूल खिला हुआ है. अगला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमंस. हम ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है. तो ये आपसे पूछा जा रहा है. 200/60 mmHg है. बहुत आसान सवाल.
आपको सबको पता होगा, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें हमने एनसीईआरटी के टाइम पे पढ़ा भी है इसको, मैंने आपको बताया है कि जो ये पहला वाला ब्लड प्रेशर है, दूसरा वाला ब्लड प्रेशर है, इसका क्या मतलब है, पहले वाले को क्या कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं। तो पहले आप इसका सही जवाब बताएं। तो ठीक है, आप में से मोस्टली सबको पता है इसका जवाब है 120/80। तो जो 120 होता है उसको, जो अपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, 120। डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है, वो लेस देन 80 भी हो सकता है। तो 120/80 तो मतलब सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये। जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा उसको डिफाइन एज सिस्टोलिक, जो 120 से 129 विद ए डायस्टोलिक लेस देन 80। तो एलिवेटेड जो है ब्लड प्रेशर सिर्फ सिस्टोलिक भी हो सकता है, डायस्टोलिक भी एलिवेट हो सकता है। तो जो है हाइपरटेंशन अगर हम किसी को कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसका ब्लड का जो प्रेशर है, जो ब्लड पंप कर रहा है आपकी नलियों में, जो आपकी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसके ऊपर वो ज्यादा प्रेशर लगा दे रहा है, उसको हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। तो क्या है वो? एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं 200/120 mmHg, यहाँ तक पहुंच जाता है, अरे 240 भी पहुंच जाता है। मतलब ये वो स्टेज है एकदम क्रिटिकल स्टेज, उस टाइम पे आपकी नसें फट सकती हैं, क्योंकि आपकी नसें एक पाइप की तरह ही तो है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा वो पतली होती जा रही हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, और उसमें से ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा है, ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? फट सकती है पाइप। तो यही हो जाता है जब ब्रेन हैमरेज होती है या किसी और बॉडी के पार्ट में हैमरेज होती है, तो यही होता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और जो हमारी नलियाँ हैं, जो हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, वो उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाती, तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्ट्रोक भी हो सकता है, राइट। इसमें ये चार्ट दिया गया है, नॉर्मल बीपी की रेंज कितनी है, एलिवेटेड कितनी है, हाई ब्लड प्रेशर का स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है हाइपरटेंशन का, और हायर देन 180 हो गया तो भाई आपका बैंड बच सकता है किसी भी वक्त। तो दिस इज अ वेरी जनरल नॉलेज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर अगर 180 से 120 के ऊपर चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या क्या हो सकता है ये भी बता दिया। तीसरा सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको इस सेट का दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट। केरला पीसीएस में पूछा गया, वो ये बोल रहा है कि जब किसी भी गैस की जो रिएक्शन होती है बिटवीन गैसेस इंक्रीज, जब हम उस पर ज्यादा प्रेशर डाल देंगे गैस के ऊपर, तो उसकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन उस गैस के बीच में जो है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए ये गैस है, ये एक इतना बड़ा सा रूम मान लीजिए, उसके अंदर ये गैस भरी हुई है, पूरे में भरी हुई है, पूरे में यहाँ तक गैस भरी हुई है। अब हमने क्या किया, चेम्बर मान लीजिए इसको, हमने इसको इतना बड़ा था, हमने इसको दबा दिया इसको ऊपर से, मान लीजिए कोई छत उसकी नीचे आ जाती है, ट्रॉली, तो अब वो इतना ही रह गया। तो अब ये जब इतना ही रह गया तो ये बोल रहा है जब प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया गैस के ऊपर, तो केमिकल रिएक्शन जो है गैस के बीच में बढ़ गई। क्यों ऐसा हुआ ये पूछा जा रहा है। तो क्या है, इंक्रीज क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट, कुछ इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, किसके इंक्रीज होने की वजह से ये हुआ, तो ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, दूसरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप ये देख लीजिए, जब भी हम देखते हैं अभी तक क्या था, मान लीजिए इस पूरे चेम्बर में गैस भरी हुई थी, मान लीजिए ये 5 मॉलिक्यूल्स थे गैस के इतने बड़े चेम्बर में। अब अगर मैंने इस चेम्बर को प्रेशराइज कर दिया, इतना बड़ा था, अब मैंने इसको एक छोटा चेम्बर में ले आए, तो अब ये 5 मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, अभी भी 5 ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अब उनके बीच में क्या बढ़ गया, देखिए। तो क्या हो गया, बढ़ा क्या है, सवाल में पूछा गया था बढ़ा क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है। यस, कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गई है। अगर आप पूरे वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, नो, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा, वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ, कम स्पेस में आ गया। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्या डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ गया, नो, गलत, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया। तो बढ़ा क्या, कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो तब बढ़ेगी ना जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं, यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 थे पहले, मान लीजिए 10 लीटर के अंदर 5 थे, अब 5 लीटर के अंदर 5 है, मैंने हाफ कर दिया उसको प्रेशर लगा के। तो पहले 10 लीटर के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स थे, अब 5 लीटर के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो केरला पीसीएस के 2018 का सवाल था, लॉजिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो इसका जवाब है ए।
तो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जब बढ़ती है तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल्स थे उसके बीच में 5 लीटर के बीच में 5 मॉलिक्यूल्स रह गए। इसकी वजह से क्या हुआ, 5 लीटर में 5 मॉलिक्यूल्स रह गए तो वो उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो भी कम हो गया, तो वो ज़्यादा अच्छे से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि जब किसी गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दो, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और वो गैस से लिक्विड बन जाएगा। और ज़्यादा बढ़ा दिया आपने प्रेशर तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ये हम बेसिक जानते हैं, तो इसीलिए इसके इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द रीजन। अगर प्रेशर जो है, इफ द प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट इज इंक्रीज तो मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स फॉर अ गिवन वॉल्यूम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हायर द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो वो दोनों ऑप्शन तो एकदम गलत थे। ये आप देख सकते हैं, वही उन्होंने एग्जाम्पल लिया, एक चेम्बर लिया है, उसको दबा दिया तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, प्रेशर गैस रिएक्शन है ये। यू कैन रीड दिस फ्रॉम स्लाइड फर्दर। चौथा सवाल जो है इस सेट का आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ व्हाट। एनसीईआरटी का सवाल, आसान सवाल, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। ड्राई आइस किसको कहते हैं हम? ड्राई आइस एयर को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रोजन को कहते हैं, वाटर को कहते हैं। देखो वाटर से तो आइस बनती है, क्या हम उसको ड्राई आइस कहते हैं? नहीं। एयर से आइस बनती है, अगर एयर के अंदर वेपर्स हो ऊपर बनती है, क्या हम उसको कहते हैं? हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, बस वाटर नहीं है। सोच के बताइए, एनसीईआरटी में सीधा सीधा सवाल है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इसकी एप्लीकेशंस में पढ़ा था इसको कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो वो ड्राई आइस का फॉर्म ले लेती है। तो CO2 इज द राइट आंसर। जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है? सॉलिड है, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कब होती है? विच हैपन्स टू बी सब्लिमेट। ये जो ड्राई आइस की एक खास बात होती है कि ये सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? गैस से बन जाती है ये, सीधा आइस से सीधा गैस, लिक्विड स्टेट में नहीं आती। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी आपको। जो ड्राई आइस है वो सीधा का सीधा उड़ जाएगी गैस बन के। तो कौन से डिग्री टेम्परेचर पे होती है? -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अराउंड होता है इसका। तो ड्राई आइस कैसे बना रहे हैं? लिक्विफाइंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंजेक्टिंग इनटू अ होल्डिंग टैंक। तो 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम उसका टेम्परेचर ले जाएंगे और वो उसको हम ब्लॉक्स के फॉर्म में, पैलेट्स के फॉर्म में बना देते हैं। तो ड्राई आइस जो होते हैं उसके बहुत सारे कौन से यूजेस होते हैं? उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। मेडिकल फील्ड में इसके बहुत सारे यूज होते हैं, अलग अलग तरीके के। जो ड्राई आइस जो होती है सॉलिड होती है, चेंजेस जो सब्लिमेट टू चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस, ठीक है। तो इसके बहुत सारे थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल। सवाल नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगेन केरला PCS 2018 में पूछा गया था। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है? क्या ट्रांसमिशन कर रहा है वो, रेक्टिफिकेशन कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, या म्यूचुअल इंडक्शन है? ये आप बताइए। ये भी अगेन NCERT का सवाल है जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया था। तो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड ट्रांसफार्मर, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं इसका जवाब। तो इसका जवाब है A, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें होता क्या है? इज द फिनोमिना बाय विच व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल, बोथ दीज कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर। तो जो मेन एप्लीकेशन होती है ट्रांसफार्मर की वो या तो स्टेप अप करता है इंक्रीज, या स्टेप डाउन करता है डिक्रीज द लेवल ऑफ किसको? वोल्टेज को। जो वोल्टेज आ रही है उसको स्टेप अप कर देगा या स्टेप डाउन कर देगा। या म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ करंट वाइल पावर मस्ट बी सेम। पावर सेम सप्लाई हो रही है, करंट के फ्लो को वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। हमने एप्लीकेशन इसकी आप और भी पढ़ सकते हैं। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज वोल्टेज बिफोर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस पे। दे हैव शेप्ड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्री परमिटिंग जनरेशन टू बी लोकेटेड रिमोटली फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिमांड। मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा। जब हम ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम NCERT पढ़ रहे थे तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरीके का सवाल आपको फिर से मिल सकता है किसी और PCS में भी, तो ज़रूर से देखिए। जब आप PCS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या UPSC का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तो कम से कम इतना ज़रूर कर लिया करो
कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं रीसेंट वाले, कम से कम उनको ज़रूर उठा के देख लिया करो कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। पीसीएस की खास बात है वो एक दूसरे से सवाल उठा लेता है। बिहार वाले एमपी वाले पीसीएस से उठा लेंगे, राजस्थान वाले बिहार वाले से उठा लेंगे कादेन, वाइस वर्सा हरियाणा वाले, मतलब स्टेट पीसीएस जो है बाकी लोगों के क्वेश्चंस को पिक करते हैं। अगर डायरेक्टली पिक नहीं करते तो सेम काइंड का क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, उसके ऑप्शंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम। अब स्पीड ऑफ द साउंड की बात हो रही है, तो हमने जब साउंड वेव्स के बारे में, एनसीईआरटी का सवाल, बहुत अच्छा सवाल, एनसीईआरटी में हमने इसको डिस्कस किया था। तो स्पीड ऑफ द साउंड की बात हो रही है, इसमें पूछा जा रहा है कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द साउंड। यस, बिल्कुल डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं? जब हम साउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ द साउंड जो है डिपेंड करेगी जो जिस भी मीडियम में वो जा रही है वो कितना इलास्टिक है उसको उसके प्रोपोगेशन के लिए। वो चलती है जब साउंड वेव, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए चलती है। तो इसकी वजह से जो उसका प्रोपोगेशन है वो डिपेंड करता है कि मीडियम के पार्टिकल्स जो है किस कॉम्पोजिशन में प्लेस्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव अटेंडेड माई क्लास तो आप इसका जवाब बता देंगे। क्या वाटर में साउंड तेज आएगी, एयर में साउंड तेज आएगी, वैक्यूम में आएगी या स्टील में आएगी? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल आपको मिल सकता है किसी और एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं गया, सेम यही पर्टिकुलर सेम सवाल नहीं पूछा जा रहा गया, या आपको मिल सकता है। बताएं क्या इसका जवाब है। देखो, अगर आप एयर बोलते हो तो आपके मतलब आपके हिसाब से एयर जो है, एयर में भी आ रही है साउंड, हम एयर की वजह से तो सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। मैं आप बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आपके सामने जो भी बैठा हुआ है आप उससे बात कर पा रहे हैं, एयर है बीच में मीडियम, तो एयर में तो ट्रैवल होती है। लेकिन सबसे तेज़ किस में ट्रैवल होती है ये आप बताएं। तो इसका जवाब है स्टील। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टील में क्यों हो रहा है? देखो, स्पीड ऑफ द साउंड का ये चार्ट तो आप पढ़ लेना। एयर में 343 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड है, ग्लास में 5694059, स्टील में, मेटल में। अब हो क्यों रहा है ये देख लो आप। जो स्पीड ऑफ द साउंड है इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस में सब में अलग होगी। साउंड जो है ट्रेवल फास्ट करती है थ्रू मीडियम विद हायर इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे स्टील की है। देन इट कैन गो थ्रू, रबड़ में धीरे जाएगी, और जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होगी उसमें और धीरे जाएगी। तो साउंड जो है ट्रेवल करती है फास्ट सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड मीडियम के आर मच क्लोजर टुगेदर देन दोज इन लिक्विड एंड गैस, allowing sound waves to travel more quickly through it. In fact, sound waves travel over 17 times faster than through air. तो solid में ज़्यादा अच्छे से propagate करती है as compared to liquid, as compared to gas. So this is one thing. अगला सवाल जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा था 2015 में। बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। Which of the following pair of chromosomes found in male? मेल्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है पेयर? बताएं, XX होता है मेल में, या XY होता है, या XYX होता है, या XXX होता है? जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है उन सबको ये सवाल आता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जिसमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोमल, और 23rd जो सबसे लास्ट वाला पेयर होता है 2 क्रोमोसोम का, वो जो 23rd पेयर होता है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यही एक पेयर जो होता है क्रोमोसोम का, इस एक पेयर में से भी एक जो जीन है वो बात बता रही हूँ मैं। पेयर है ना ये, तो उसमें से एक क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो ही डिसाइड कर देता है कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। ये XXY और XYX ये जो दोनों हैं, ये दोनों हाइपर मेल और हाइपर फीमेल के केस है। ये जो होते हैं एबनॉर्मल, सेक्सुअली एबनॉर्मल जो हैं वो है, जिसके अंदर आते हैं ट्रांसजेंडर्स, जिसके अंदर आते हैं ये वो दोनों टाइप्स है। ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स होते हैं। ये जो होता है फीमेल होता है, ये जो होता है मेल होता है। तो अब आपसे ओके, मैंने बता ही दिया इसका जवाब, ये मेल है, तो सी है इसका जवाब। जो मेल के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई आएगा तो वो मेल होगा, एक्स और एक्स आ जाएगा तो वो फीमेल होगा। जो लास्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो फादर का क्रोमोसोम ये देखिए मदर है और एक फादर है, दोनों हो सकते हैं। एक्स जो है मदर से आ सकता है, ये वाला एक्स भी फादर से आ सकता है तो एक्स एक्स हो सकता है। ये वाले में ये वाला एक्स आ सकता है, ये वाला एक्स आ सकता है तो फिर एक्स एक्स हो जाएगा। ये वाला एक्स आएगा और ये वाला वाई आएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ये वाला एक्स और ये वाला वाई आएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। तो मतलब 50% चांसेस होते हैं मेल होने के, 50% चांसेस होते हैं फीमेल होने के किसी भी बच्चे के। ठीक है,
जो दो एबनॉर्मल कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दिया। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में से वाई जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो मेल होगा। जब हम अपनी एनसीईआरटी का लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चार्ट समझाया है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग और ये क्रोमोसोम वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यू कैन गो बैक एंड रीड दैट चैप्टर मे बी इन क्लास 9 और 10। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं एंड डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स। ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर। और जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23rd जो पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो मतलब 45 और 46 नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम है। ऑटोसोमल होते हैं 22 और 23वां पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है। सो दिस इज इट। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल वही सॉल्व कर पाएगा जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है। वैसे बहुत सारे कर सकते हैं, इजी कॉन्सेप्ट था इसमें, बट अगर इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाएगा तो फिर वही कर पाएगा जो कि कॉन्सेप्ट जानता है। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा जा रहा है विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने का यंत्र लगा होता है अलग अलग बिल्डिंग्स में, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, ये पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी का सवाल है अगेन। तो जब हम एनसीईआरटी में गैसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने जो भी गैस है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कौन सी है, तो ये जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उसके यूजेस में ये बात किया था। अच्छा, अब आप ये देखो, क्या मीथेन हो सकती है? आग लगी हुई है, आपने और मीथेन डाल दी तो और तेज आग लगेगी, है ना। हमने पढ़ा था एलपीजी की कॉम्पोजिशन, हमने सीएनजी की कॉम्पोजिशन पढ़ी थी, नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन पढ़ी थी, तो हमने देखा था ना उसके अंदर मीथेन आती है सीएनजी में। तो अगर मीथेन तो पहले ही इन्फ्लेमेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती आग बुझाने के लिए, आग और लगा देगी। ऑक्सीजन भी इन्फ्लेमेबल गैस है, ये भी आग लगा देगी। और तो क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से ही एक होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही जवाब है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, आग लगी हुई है उसे सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो आग लगना बंद हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकम्बस्टिबल एंड ऑल्सो डू नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनकम्बस्टिबल है, जलती भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं करती, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी आसानी से स्टॉप कर देती। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट डिक्रीजेज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फायर, तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रिंसिपल पे काम करती है। आसान सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आप इसके कॉम्पोजिशन को देख भी सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर पे क्या लिखा होता है, सेफ फॉर यूज ऑन इलेक्ट्रिक फायर, सेफ फॉर यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स, डू नॉट यूज ऑन वुड, पेपर और फैब्रिक फायर, डू नॉट यूज ऑन कन्फाइंड स्पेसिस, डू नॉट होल्ड ऑन व्हेन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन इस पे लिखी रहती है। अगला सवाल जो है वो HSSC ने पूछा था, वही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2015 में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगेन एनसीईआरटी का सवाल है। हड्डियां और हमारे जो दांत हैं वो उनका मेन कॉम्पोजिशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है। अब कैल्शियम है ये तो सबको पता है, अब इसमें से कौन सा है, कार्बोनेट है या फॉस्फेट है या सल्फेट है या नाइट्रेट है, बताओ। तो इसका सही जवाब एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, इसका सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द फंडामेंटल टू फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो ह्यूमन टीथ जो है वो तो 4 तरीके के डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसके अंदर होता है पल्प होती है, डेंटिन होती है, इनामेल होती है और सीमेंटम होती है। दांत के स्ट्रक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था, शायद 8th क्लास का चैप्टर होगा ये, वो आप देख लीजिए। जो पल्प होती है जो सबसे अंदर होगी, मान लीजिए ये दांत का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, तो इसके अंदर जो ये वाली जगह होगी ये पल्प होगी जो सबसे अंदर होगी। इसके अंदर हमारे दांत की नसें होती हैं। अगर हमारे दांत के अंदर कीड़ा लग जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है तो हमको दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स है, हमारी दांत में नसें गई हुई हैं, नर्व एंडिंग्स है, तो वो इरिटेट होंगी तो उसके अंदर दर्द होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हमारी हड्डियाँ और बोन बनाने के काम आता है। तो बोन जो होती है उसका कॉम्पोजिशन में क्या है, प्रोटीन सच एज कोलेजन एंड मिनरल सच एज कैल्शियम। तो टुगेदर दीज मटेरियल्स गिव बोन अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अब्जॉर्ब होता है, इनामल बनाता है, बोन्स बनाता है, ब्लड में कैल्शियम प्रोटीन बनाता है, मिल्क में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सवाल था। आखिरी सवाल इस सेट का आपके स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगेन एनसीईआरटी का सवाल।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें जब भी आती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसी और एसिड का दूसरा नाम है, वो सारे आपको ज़रूर से याद रखने हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बताएं आप इसका सही जवाब। तो यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एंटी एसिड। मैंने आपको बताया था जो आपकी डाइजीन की जो बॉटल रखी होती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। जो ऑरेंज पिंक कलर की एक बॉटल आती थी ना जब भी इंडाइजेशन होता था डाइजीन नाम से, वो सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो इसके अंदर ये एंटी एसिड का काम करता है, मिनरल सप्लीमेंट है टू द मेंटेन द बॉडीज मैग्नीशियम बैलेंस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट अकर्स इन नेचर इन द मिनरल ब्रूसाइड। ये व्हाइट कलर का सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज इंडिकेटेड ऑफ एन एंटासिड फॉर द सिम्टम्स ऑफ रिलीफ ऑफ स्टमक डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी। तो लेग्जेटिव और की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं, एसिडिटी की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं। ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है तो इसलिए हमने इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया है। सो दिस वॉज इट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब भी आप मेरी एनसीईआरटी सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं हमेशा बताती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको कहाँ पे याद रखनी है। जो आप उसे याद रखेंगे तो उसमें सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस भी बनते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये तो मैंने आपको अपनी एनसीईआरटी सीरीज में हमेशा पढ़ाया है। तो दिस वाज इट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बॉटल देख लीजिए, इस तरीके से आपको दिखता है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये जो है सेट नंबर जो था ये 31 था और इसमें हमने 10 सवालों को सॉल्व किया। कुछ पुराने सवाल थे, कुछ नए सवाल थे। पुराने सवालों को सॉल्व करके आपको ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में आपको आपके खुद के प्रिपरेशन लेवल का पता चलता है। कुछ हम इसमें से नए सवाल देखते हैं, इससे आपको पता चलता है कि जिस लाइंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस लाइंस पे ही हमें अपनी प्रिपरेशन को रखना है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बड़ा फंडा यही होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आने क्या वाला है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल वो होना चाहिए। तो MCQ सेट जो है उसको सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।